गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का आज स्पिरिचुअल डॉक्टर्स फॉर होलिस्टिक हेल्थ पे बहुत बहुत स्वागत है। आज आप एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। ये टॉपिक है कॉन्शियसनेस अप्रोच टू कैंसर केयर। कैंसर आज इतना बड़ा चैलेंज है, एक हुआ है मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए, जिसको हुआ है वो सोसाइटी के लिए, इंडिविजुअल के लिए। और इसके ऊपर, सोच के ऊपर, और हम सभी जानते हैं कि कैंसर जैसी बीमारी स्पेशली के लिए आप खाली एक कीमो एक मेडिकल अप्रोच, खाली मेडिसिन से नहीं, बट एक होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। इसके लिए आज हैं हमारे साथ एक एमबीबीएस डॉक्टर जो बहुत बहुत सालों से कॉन्शियसनेस हीलर भी रहे हैं। उनका स्पेशल इंटरेस्ट है कैंसर रेमिशन पे। तो मैं इनवाइट करती हूँ डॉक्टर रंजन को, जो एक कैंसर रेमिशन कोच हैं, इस टॉपिक पे बात करने के लिए। वेलकम डॉक्टर रंजन। नमस्ते डॉक्टर शेफाली। So we are here to discuss consciousness approach for cancer care. कॉन्शसनेस, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे, ये पावरफुल हीलिंग मोडालिटी है, मेडिसिन है, ये ट्रीटमेंट है, अगर हम इसे समझकर इसे हम यूज कर सकें। सो थैंक यू डॉक्टर शेफाली फॉर योर इंटरेस्ट इन दिस टॉपिक। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि कॉन्शियसनेस अप्रोच के लिए आपने कैंसर ही क्यों चुना? You could treat any disease with consciousness, with a consciousness approach. यस, Yeah. थ्रू कॉन्शसनेस, और कॉन्शसनेस के साथ साथ कॉन्शसनेस के अंदर ही माइंड और एनर्जी भी आ जाएगी। तो इट इज एनर्जी, माइंड एंड कॉन्शसनेस। हम कोई भी डिजीज को हील कर सकते हैं। मैंने कॉर्डा सिंड्रोम हील किया है, मैंने वीएसटी हार्ट होल्ड हील किया है ना, मैंने कई सर्जिकल डिजीजेस हील की है। सोसाइटी में मुझे ऐसा लगा कि कैंसर का फियर सबसे ज्यादा है, और एन नंबर ऑफ कैंसर पेशेंट्स जो है वो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट कराने के बाद भी कुछ सालों के बाद उस पर रिकरेंस होते हुए मैंने देखा है। तो मुझे ऐसा लगा, जब 10 साल पहले मैं अपनी हॉस्पिटल जॉब को छोड़कर मैंने एनर्जी मेडिसिन का प्रैक्टिस शुरू किया था, तो उस समय मेरा मोटिवेशन यही था कि ओपीडी में पेशेंट्स आ रहे हैं, लेकिन वो हर 15 दिन पर फिर से नेक्स्ट ट्रीटमेंट लेने के, टैबलेट का डोज लेने के लिए आते हैं। उनका परमानेंट सॉल्यूशन तो होता नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन कहाँ है? और तब मैंने एनर्जी पर काम करना शुरू किया, एक्यूपंक्चर, और फिर धीरे धीरे मैंने उसमें चक्रा थेरेपीज यूज करी। और फिर जब मैं 2-3 साल एनर्जी पर काम करते हुए देखा कि कैंसर से लोग ज्यादा परेशान हो रहे हैं, और फिर मैंने कैंसर पेशेंट्स पे काम करने का सोचा, और मुझे जो पहली सफलता मिली वो कार्सिनोमा रेक्टम के केस में मिली, जो दिल्ली का ही केस है। एक यंग फीमेल, 31 ईयर ओल्ड फीमेल, वैसे मुझसे मिलने से पहले 1 साइकिल ऑफ रेडियोथेरेपी वो ले चुकी थी, और उसके बाद फिर एनर्जी ट्रीटमेंट, जिसमें कि एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर था, चक्रा बैलेंसिंग थी, और एन नंबर ऑफ अल्टरनेटिव मोडालिटीज मैंने यूज किया था। और मेरा विश्वास था कि 1 साल के ट्रीटमेंट में रिविजन होगा, और हुआ। 10 महीने में उस रिपोर्ट में चेंजेस आए, ट्यूमर का साइज छोटा हुआ, नॉन मेटास्टैटिक स्टेज में पहुंच गया वो। तब मुझे ऐसा लगा कि जब मैं कैंसर केसेस को भी कॉन्शसनेस अप्रोच से हील कर सकता हूं। और फिर मुझे उसी समय में जब पता चला रेडिकल रिमिशन नाम की बुक का, केली टंडन नाम के एक कैंसर रिसर्चर ने अपने जीवन के 10 से 15 साल देकर उसने ऐसे केसेस को इन्वेस्टिगेट किया है जिसको मेडिकल साइंस में कहा जाता है स्पॉन्टेनियस रिमिशन। मतलब कन्वेंशनल मेडिकल ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं है, फिर भी कैंसर ठीक हो रहा है।
और ऐसे उसे 1500 मेडिकल जर्नल में पब्लिश्ड केस मिले। बहुत बड़ा फिगर है ये। 1500 नेचुरल कैंसर सर्वाइवर है। और फिर उसमें से उसने 100 को ढूंढा और उनका इंटरव्यू किया कि उन्होंने क्या क्या किया। और मजेदार बात थी कि जो 9 हीलिंग फैक्टर पहचाने के लिए टंडन ने, उसमें से 7 वो हैं जिनको नोइंगली अननोइंगली मैं यूज कर रहा था। इमोशनल फैक्टर एंड स्पिरिचुअल फैक्टर, माइंड बॉडी मेडिसिन। तो इससे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला कि जो मैं सोच रहा हूँ कर रहा हूँ वो काम करता है। और फिर रेडिकल रिमिशन, रेडिकल होप पढ़ते पढ़ते ही मुझे पता चला स्टेज 4 कोलोन कैंसर सर्वाइवर इवेलिजे, जिसने केमोथेरेपी को ऑप्ट ना करते हुए भी उसका स्टेज 4 कैंसर का रिमिशन हुआ। इसके पॉडकास्ट और इंटरव्यू इंटरनेट पे इजिली अवेलेबल है। फिर मुझे पता चला टर्मिनल लंग कैंसर पेशेंट स्टेमेटिस की कहानी, है ना। और ये तो बहुत पॉपुलर केस है। चैट जीपीटी हमारे बहुत मित्र यूज करते हैं। आप चैट जीपीटी पे जाके जस्ट टाइप कीजिए टर्मिनल लंग कैंसर स्टेमेटिस, सिर्फ 4 वर्ड, आपको पूरी स्टोरी आ जाएगी जो बीबीसी में, न्यूयॉर्क टाइम्स में पब्लिश हुई हुई है। इकारिया ग्रीस का एक वार वेटरन जो पैसे कमाने के लिए अमेरिका गया था, और रिटायरमेंट के बाद उसको एक दिन खांसी हुई। वो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने उससे बोला कि आपको लंग कैंसर है और ये लंग कैंसर फैल चुका है, तो आपके पास सिर्फ 6 महीने, 6 से 9 महीने हैं। ये और जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये तो मैंने इनफैक्ट मैंने भी देखा हुआ है, ब्लू जोन्स वाली जो बहुत सुंदर सा डॉक्यूमेंट्री सीरीज है नेटफ्लिक्स पे। उसमें डैन ब्यूटनर ने इनके ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है, इंक्लूड की है, एंड यस, इट्स वेरी 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 ब्यूटीफुल। तो आपने ये मेंशन किया कि काफी सारे अप्रोचेस आपने यूज किए हैं, दीज इंक्लूड एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, कुछ इमोशनल थेरेपीज भी यूज की हैं, मेडिटेशन किया है एंड अदर्स। पर माय क्वेश्चन वुड बी कि आपने यही क्यों यूज की हैं? हाउ हैव यू चोजन दीज एंड नॉट चोजन, जैसे बहुत सारी और अवेलेबल होती हैं, एनएलपी होता है, सीबीटी है, सो हाउ हैव यू चोजन दीज एंड वर्सेस द अदर्स? कोई कोई स्पेसिफिक? राइट। जो मैं एक बहुत वर्सेटाइल रीडर हूँ। दुनिया में जो भी अल्टरनेटिव मेडिसिन पे रिसर्च हो रहा है उसे मैं पढ़ता रहता हूँ। तो स्टेम सेल्स रीजनरेटिव मेडिसिन जो है, ये एक सबसे प्रॉमिसिंग साइंस है जिसपे पूरी दुनिया में $1 बिलियन खर्च हो रहे हैं। स्टेम सेल्स थेरेपीज वेरियस ल्यूकेमिया में, लिम्फोमा में ट्राई किए जा रहे हैं सक्सेसफुली इन मोस्ट केसेस। और इस स्टेम सेल्स को हम नेचुरली भी रिजेनरेट कर सकते हैं जब हम अपने ब्रेन वेव पर काम करते हैं। अगर हम अपने ब्रेन को डेल्टा में, गामा में, लैम्डा में अगर ले जा पाने में सक्षम होते हैं, तो हमारी बॉडी में स्टेम सेल्स रीजनरेट होता है। स्टेम सेल्स वो सेल्स हैं जिससे हमारी बॉडी का कोई भी सेल्स बन सकता है। तो जब कैंसर सेल डेवलप हो चुके हैं, है ना, हेल्दी सेल्स कम हो गए हैं, वीकनेस आ रही है बॉडी में, तो ऐसे मामलों में स्टेम सेल्स रीजनरेट होते हैं, तो हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाती है, हमारा एनर्जी लेवल बहुत अच्छा हो जाता है। और इस पे बहुत लिटरेचर अवेलेबल है, सबसे पार्टिकुलरली माइंड टू मैटर। एन नंबर ऑफ कैंसर केसेस हील हुए हैं जब उन्होंने अपने अपने डेल्टा कॉन्सियसनेस पे, गामा कॉन्सियसनेस पे काम किया है ना। तो इस स्टेम सेल रीजनरेशन मेरे प्रोग्राम में हम वैगस ब्रीदिंग के द्वारा अल्फा स्टेट में जाते हैं, योग निद्रा के द्वारा हम अल्फा स्टेट में जाते हैं, फिर थीटा को यूज करते हुए कुछ सेशन थीटा के भी होते हैं, और फिर डेल्टा में हम जाते हैं, 1 to 3 हर्ट्ज का स्टेट है वो, और फिर गामा में, और फिर लैम्डा में। गामा और लैम्डा जो है वो बहुत प्रॉमिसिंग है। हम इनफैक्ट हमारे पास जो सबसे बहुत पावरफुल हीलिंग स्टोरी है अनीता मूरजानी की, कि उसकी किडनी फेल हो रही है, लीवर फेल हो रहा है, और वो वापस रिवाइव कर जाती है। तो वहां पर जो फेनोमेना हुआ, माई हाइपोथेसिस इज कि हाँ, उसके अंदर लैम्डा कॉन्सियसनेस उस समय आया। तो लैम्डा स्टेट जो है वो लाइफ सेविंग स्टेट है।
इस पे बहुत अर्ली मतलब बहुत ज्यादा इस पे लिटरेचर, साइंटिफिक लिटरेचर अभी अवेलेबल नहीं है। रिसर्च करना आसान भी नहीं है ना, कि आप किसी सब्जेक्ट को लैम्डा स्टेट पे ले जाएं, लेकिन जो कॉन्सियसनेस वर्क डिफरेंट थेरेपिस्ट कर रहे हैं पूरी दुनिया में, तो ये बहुत लिटरेचर है कि डेल्टा गामा लैम्डा इन सभी से हीलिंग, पावरफुल हीलिंग होती है। जी बिल्कुल। एंड आप और कुछ बताएं, आप क्या मोडालिटीज, किस तरह से ये आप ऑर्गेनाइज करेंगे? ये स्टेम सेल रीजनरेशन आपने दिखाया, तो स्टेम सेल रीजनरेशन के बारे में कुछ और इलाबरेट करेंगे कि ये इस इसका मतलब क्या है? एंड ये किस तरह से होता है? देर इज जो SCR टेक्निक है, दिस कैन बी, इसके और भी आप इलाबरेट कर सकते हैं कि ये इट कुड यस। बी। जी। या ये चूंकि इस पे कोई मेडिसिन का रोल नहीं है ना, ये एक गाइडेड प्रोसेस है, तो ये ऑनलाइन भी कराया जा सकता है। तो इस मैं जो प्रोग्राम ऑफर करता हूँ उसमें डेली ये प्रैक्टिकल प्रोसेस है, जिसमें हम ब्रेथ वर्क, सामानिक ब्रेथ वर्क और हार्ट चक्रा को बैलेंस करने के लिए डिफरेंट प्रोसीजर के माध्यम से हम इसमें जाते हैं, और इसमें ट्रॉमा भी हील होते हैं। हमारे बहुत सारे इश्यूज में ट्रॉमा का रोल होता है। डॉक्टर जेफ रिजर का मैंने इंटरव्यू किया था, उनकी बुक मैंने पढ़ी थी क्योर्ड, स्पिरिचुअल डॉक्टर्स फॉर होलिस्टिक हेल्थ पे वो इंटरव्यू अवेलेबल है। क्योर्ड बुक जो है, केली टंडन ने जैसे स्पॉन्टेनियस कैंसर मिशन पे रिसर्च किया 10 साल, है ना, डॉक्टर जेफ रिजर ने भी रिसर्च किया कि जब स्पॉन्टेनियस रिमिशन होते हैं तो क्या फैक्टर है। तो उस फैक्टर में भी माइंड बॉडी कनेक्शन का बहुत रोल है। और उन्होंने अपनी बुक में लिखते हैं कि ACE, एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, यानी कि ट्रॉमा अगर कहीं पर है तो हमें उसको भी हील करना जरूरी है, तो जाके हीलिंग होगी। तो यहाँ पर जो डेली प्रोसेस है उसमें हम ट्रॉमा हीलिंग भी करेंगे, क्योंकि स्पिरिचुअली हम कैंसर हीलिंग भी समझ, कर्मा हीलिंग भी समझ सकते हैं। और ये हार्वर्ड की स्टडी भी है कि जब किसी पर्सन में अगर PTSD हो तो कैंसर के रिस्क जो है वो बढ़ जाते हैं, लगभग 2 गुना रिस्क जो है अधिक हो जाता है अगर PTSD किसी व्यक्ति के जीवन में ट्रॉमेटिक इवेंट्स हुए हो तो इसमें हम ट्रॉमा हीलिंग भी एक पार्ट है। साथ में यहाँ पे डेली मॉर्निंग में स्टेम सेल रीजनरेशन ब्रेथ वर्क के अलावा हम PNI साइको न्यूरोइम्यूनोलॉजी पर काम करेंगे, साइकोसोमेटिसिटी, माइंड बॉडी कनेक्शन। जो मेरे अर्ली मेंटर हैं डॉक्टर बर्नी सीगल, जिन्होंने कहा कि कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है, तो वहां पर उनकी बहुत पावरफुल बुक है लव, मेडिसिन एंड मिरेकल, जो पढ़ने वाले मित्र हैं वो पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने जो उनके पास जो कैंसर पेशेंट्स हील हो जाते थे, जिनकी प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी नहीं है और फिर भी वो हील हो जा रहे हैं, तो वो बेसिकली मेनली क्या कर रहे थे, माइंड पर काम कर रहे थे। हम अपने माइंड को समझे कि मेरी माइंड में कौन सी निगेटिविटी है, कौन सा ऐसा पैटर्न है जो कैंसर को जनरेट कर रहा है, कैंसर का कारण क्या है। बिना कारण तो कुछ भी नहीं होता ना, स्पिरिचुअलिटी में तो हम यही मानते हैं, कॉमन सेंस भी है, साइंटिफिक बात भी लगती है, बिना कारण तो नहीं होगा। कारण कहाँ है, रूट कहाँ है, तो रूट पे काम करें जो कि माइंड में है, इमोशन में है, तो हीलिंग होगी। और इसको सपोर्ट करने के लिए दुनिया में बहुत सारा काम हो भी रहा है। हार्वर्ड में माइंड बॉडी क्लिनिक है प्रॉपर ना, जी। आज हमारे हम समझते हैं इतना ज्यादा, जैसे आपने कहा कि न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी जो कनेक्टेड है साइको न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी, कि जो हम सोचते हैं, हमारे जो स्ट्रेस हॉर्मोन्स हैं वो जो एपिजेनेटिक्स है, जो एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं सेल के लिए, वो हार्मोन से क्रिएट हो रहा है। और जो स्टिमुलस मिल रहा है वो सेल्स को, न्यूरो नर्व सेल्स से, वो भी हमारे थॉट्स के बेसिस पे मिल रहा है। एंड देयर, और इसलिए जब हम इस स्पेस में जाके इस किसी को इस अवेयरनेस में लाके
जब हम उनको ट्रीट करते हैं, then obviously it can be a great supportive care or a great holistic way in order to help the patient, because obviously there is a lot of sporadic बहुत सारा डेटा, बहुत सारा रिपोर्ट्स आ रही हैं, इसको लिटरेचर आ रहा है, इसको सपोर्ट करने के लिए कि कैंसर खाली कीमोथेरेपी से नहीं, बट ये सारी चीजें जब आती हैं, दे कम टुगेदर, तब वी कैन ऑब्वियसली अप्रोच द डिजीज इन अ बेटर मैनर. इट डिपेंड्स ऑन हाउ रेडी द पेशेंट इज, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ रेडी द फैमिली इज. तो क्योंकि वो ये सब चीजों में जब आप मन की बात करते हैं तो वो एक्सेप्टेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है, और उनका बिलीफ सिस्टम्स और वो सब भी बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, क्योंकि वो सब फिर कंप्लायंस में बहुत हेल्प करेगा. एंड दिस वुड आल्सो इंक्लूड, आई एम श्योर, जैसे आप कह रहे हैं कि डाइट और वो सभी कुछ विल कम टुगेदर, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, डाइट हो, फैमिली कनेक्शन हो, कम्युनिटी हो. तो आप फैमिली को भी कोच करेंगे इस अपने मैंने पाया है कि कैंसर जैसी बीमारियों में रिलेशनशिप का ही बहुत बड़ा रोल होता है. अगर हमारी रिलेशनशिप्स हमारे बायोलॉजिकल फैमिली मेंबर के साथ अगर बहुत अच्छी हो तो एक बहुत बड़ा सपोर्ट फैक्टर होता है. तो मैंने यही प्लान किया है कि हर एक कैंसर पेशेंट के साथ साथ उनके 2 फैमिली मेंबर को भी साथ पे जुड़ना है और सीखना है और करना है, कि ताकि रिश्ते हील हो, उनके आसपास के लोग भी पॉजिटिव बने, उनके ट्रॉमा भी हील हो, उनकी भी जो दूसरे डिजीज है जो चाहे माइनर होंगे वो हील हो जाए. और तो यहाँ लाइफ स्टाइल मेडिसिन में भी यह बात आ जाती है, फैमिली हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ और रेडिकल नमीशन मल्टीमोडल इंटरवेंशन जो केली टर्नर का रिसर्च था, उसके फाइंडिंग पे स्टडीज हुई हैं जो लास्ट ईयर 2024 में पब्लिश हुआ है. एक पायलट स्टडी थी. तो 9 फैक्टर हैं और उसमें से 7 फैक्टर जो हैं उसको वो मैं अपने प्रोग्राम में एक्टिवली यूज कर रहा हूँ डेली बेसिस पर. ये मूवमेंट इन द फिगर ऑफ 8 लिखा है आपने, इसका हाँ, क्या है? मैं मेरिडियन का जानने वाला, मैं टीसीएम एक्सपर्ट हूँ, एक्यूपंक्चरिस्ट हूँ. हमारे शरीर में 22 नाड़ियां होती हैं जिन पे मैं एक्यूप्रेशर करता हूँ. एक्यूप्रेशर ऑनलाइन भी इजिली हो सकता है, जो मेरिडियन ईएफटी है. तो किस मेरिडियन पे काम करना है, अगर कोई ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट है तो उसके लिए स्टमक मेरिडियन पे काम करना है. कोई लंग कैंसर का पेशेंट है तो उसके लंग मेरिडियन पे काम करना है. कोई कोलोन कैंसर का पेशेंट है तो उसके लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन, स्टमक मेरिडियन पे काम करना है. तो अकॉर्डिंगली ईएफटी, इमोशनल फ्रीडम टैपिंग, जो कि मेथड तो पॉपुलर है लेकिन जस्ट ट्रेडिशनल के रूप में, मेरिडियन के रूप में ईएफटी पॉपुलर अभी नहीं है, तो वो उसके रूप में है. और जब गॉल ब्लैडर के पे हम काम करना होता है तो फिगर ऑफ 8 में वॉकिंग करना अच्छा होता है. तो इन योगा है यहाँ पर, मेरिडियन कॉन्शियस मूवमेंट, मेरिडियन कॉन्शियस योगा, है ना. चक्रा के अनुसार आसनाज है यहाँ पर, है ना. मूवमेंट भी जरूरी होता है लाइफस्टाइल मेडिसिन फिजिशियन के रूप में, ये बात तो आप भी समझते हैं ना. लेकिन यहाँ पे मेरिडियन कॉन्शियस और चक्रा कॉन्शियस मूवमेंट है, आसनाज है, ताइची है, इन योगा है. तो ये एनर्जी वर्क का ये पार्ट है और इसका भी जरूरत है. और जब हम इसका यूज करते हैं तो बहुत अच्छी हीलिंग होती है. आई एम वेरी मच कन्विंस्ड, वेरी मच पॉजिटिव कि जब हम इन सभी का कलेक्टिव यूज करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें मिलते हैं. साथ में मेंशन करूंगा इपिजेनेटिक्स का. वैसे कैंसर जो हेरिडिटरी पैटर्न वाले होते हैं कि माता पिता को है या ग्रैंड पेरेंट्स को है, तो वहां पे भी अगर हम इपिजेनेटिक्स पे काम करते हैं तो एक्सप्रेशन ऑफ जीन को चेंज किया जा सकता है एनवायरमेंट को चेंज करके. डॉक्टर ब्रूस लिप्टन और बहुत सारे साइंटिस्ट ने इपिजेनेटिक्स पे काम किया है. इन्वायरमेंट इज पावरफुल, माइंड इज पावरफुल, है ना. यू कैन हील योर लाइफ भी बहुत पॉपुलर कंसेप्ट है ना. हर एक डिजीज के अनुसार स्पेसिफिक इमोशन इन्वॉल्व है. हमें पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का कंसेप्ट है हर जगह पे, है ना. हर पेशेंट को पर्सनल गाइडेंस चाहिए, तब जाकर प्रॉपर हीलिंग होती है. इसलिए ये मेरा प्रोग्राम है कि अगर हम हर एक पेशेंट्स को उसकी नीड, उसके इमोशंस को समझ के, उसके पैटर्न को समझ के, उसके पर्सनल लाइफ को समझ के अगर हम गाइड करें तो जरूर हीलिंग होती है. हीलिंग इज वेरी मच पॉसिबल, बस हमें समझ कर काम करना है. तो मैंने एनर्जी मेडिसिन पे पिछले 10 साल से काम कर रहा हूं, तो उसका एप्लीकेशन
है, अलग अलग एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं अलग अलग डिजीज के अनुसार, अलग अलग कैंसर के अनुसार, तो हम उसका यूज करते हैं। मेडिटेशन है, चक्रा मेडिटेशन है, जो चक्रा को हम बैलेंस करते हैं फ्लावर के द्वारा, म्यूजिक के द्वारा और अलग अलग प्रोसेस के द्वारा। तो जो है, फिर फॉरेस्ट बेदिंग का कंसेप्ट है। फॉरेस्ट बेदिंग तो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है मेडिसिन, लाइफस्टाइल मेडिसिन में, कि हम प्रकृति की ऊर्जा से जब जुड़ते हैं तो ये एंटी इंफ्लामेटरी होता है, साइटोकाइन कम होते हैं। अब इसी फॉरेस्ट बेदिंग के बेसिस पे मैं मेडिसिनल ट्री बेदिंग का मैं यूज करता हूं, कि अगर हम पहचान लें कि किस ऑर्गन, अलग अलग पेड़ जो है, जैसे आंवला इम्यूनिटी बढ़ाता है, पीपल हार्ट को स्ट्रेंथन करता है, बन्यान जो है रूट चक्रा को स्ट्रेंथन करता है, तो हम मेडिसिनल ट्री, मतलब मेडिसिनल ट्री कई सारे हैं, हम उन मेडिसिनल ट्री के साथ अगर जुड़ते हैं, उसकी ऊर्जा के साथ जुड़ते हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। इन सब का क्यूमुलेटिव प्रयोग मैं अपने हीलिंग प्रोग्राम में करता हूँ, जो मैं रिट्रीट कर रहा हूँ, और कोर्सेज है, हैंड होल्डिंग प्रॉपर 6 महीने का प्रोग्राम है, जिसको इनरोल करके, है ना, कोई भी दुनिया के किसी भी कोने से जुड़कर अपने आप को हील कर सकता है। और अगर कोई इस स्टेज पे डिजीज पहुंच गई है जहां पे हीलिंग अब शायद फिजिबल ना हो, तो एटलीस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ तो इम्प्रूव किए ही जा सकता है ना। तो आई एम वेरी होपफुल कि lots of people are about to get help from this cancer healing program, cancer remission program and retreat. वेरी 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 नाइस इनिशिएटिव, वेरी नीडेड इनिशिएटिव। आज सोसाइटी में कैंसर को किसी भी फॉर्म में एड्रेस करने वाले लोग बहुत कम हैं, इतना ज्यादा डर भरा हुआ है। सो इट इज वेरी नेसेसरी कि कोई उसको सीज इट इन द फेस एंड उसको एड्रेस करे, उसके उनको सांत्वना, उनको हेल्प कर सके, उनको गाइड कर सके हर लेवल पे, माइंड, जैसे आपने कहा, माइंड बॉडी, इमोशनल लेवल पे, एनर्जी लेवल पे, कॉन्शियसनेस लेवल पे। सो इट इज समथिंग दैट आई थिंक द वी विल ऑल लुक फॉरवर्ड टू। आई वुड रियली रियली रिक्वेस्ट यू कि आप जब ये करें, प्लीज इंश्योर कि यू डू अ क्लिनिकल स्टडी, you ensure शुरू से everybody gets enrolled in a clinical study so that the world gets to see what the results is, क्या improvements, क्या फर्क होता है। एंड इट इज अ वेरी बहुत नीडेड चीज है आज, बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस, जो कैंसर के केसेस परसेंटेज हमें इतना ज्यादा बड़े बढ़ते हुए दिख रहे हैं। सो इट वुड बी अ ह्यूज हेल्प, एंड प्लीज कीप अस अपडेटेड एज टू आपने क्या क्या नए इनिशिएटिव्स इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, एंड एज यू गो अलोंग आप क्या नया देख रहे हैं इसमें। थैंक यू सो Yeah. मच। And ना, मैं एक मेडिटेटर हूँ, मैं एक मेडिटेशन टीचर हूँ। आई गेट सम अर्ज फ्रॉम विद इन, फ्रॉम डिवाइन, फ्रॉम हायर पावर। ये दुनिया में कैंसर का डर खत्म होना चाहिए। ज्यो ज्यो हमारे पास टेस्टिमोनियल, कार्सिनोमा रेक्टम का तो टेस्टिमोनियल मेरे पास है। डॉक्टर गगन, जो फरीदकोट में कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर भी हैं, उनका टेस्टिमोनियल है, और वो किताब भी लिख रहे हैं, हाउ कैंसर हील्ड मी, जिसमें उन्होंने 1.5 चैप्टर मुझे डेडिकेट किया है, क्योंकि उन्होंने मुझसे भी गाइडेंस लिया था। तो जैसे जैसे हमारे पास टेस्टिमोनियल बढ़ते जाएंगे, तो obviously more people will be inspired to take this evidence based alternative medicine more seriously, or I am very helpful. The future of humanity is good, is beautiful. एक ऐसी अवस्था, एक ऐसा स्टेज आना चाहिए अल्टीमेटली एक दिन, जैसे जब किसी को थायराइड डायग्नोज हो, तो क्या वो घबराता है? नहीं, ओके ठीक है, थायराइड हो गया है, ठीक कर लेंगे। वैसा ही कैंसर के साथ भी होना चाहिए। कैंसर हो गया है, कोई बात नहीं, हम SCR प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे, 6 महीने हील हो जाएगा। ऐसा दिन आना चाहिए। मैं उसके लिए, मैं मिशन मोड पे लगा हूं।